कहाँ से? धीरज, राइट। हाँ, गुड गुड। चलिए, लास्ट लाइन क्या पढ़ी हमने कल? कल हमने क्या पॉइंट्स, या डेट्स मीन्स मैं आपको बता देता हूँ जो अभी आज की क्लास में है। कल हमने क्या बैठा था, हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल एंड देयर इंफॉर्मेशंस, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत और उनकी जानकारी। अब उसमें सबसे पहला हमने जो स्रोत लिया था वो कौन था? आईवीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? कांस्य युगीन सभ्यता के, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से। इसके बाद आते हैं वेद, पुराण, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। ये किसके बारे में बताते हैं? वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हैं। एंड द फादर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशंस आर्यंस, है ना। आर्य सभ्यता के संस्थापक किसको माना जाता है ना, इनको, ठीक है। दूसरा हमने देखा त्रिपिटक। त्रिपिटक हमको किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? बुद्धिज्म की। पिटक का मतलब मैंने कल बता दिया था आपको अच्छे से डिटेल में, क्या होता है? बकेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की टोकरियां। अब जब 3 ज्ञान की टोकरियां आ जाएंगी तब उसको क्या बोल देते हैं? त्रिपिटक के नाम से बोल देते हैं। ललित विस्तार, बायोग्राफी ऑफ महात्मा बुद्धा। मिलिंद पिनो, मिनांडर और नागार्जुन के मध्य के संवाद। आगम साहित्य किसको बोला जाता है? जैनिज्म में जितना भी लिटरेचर है उन सबको अगर एक जगह कंपाइल कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? आगम। एसएससी के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और इंडिका, ये 3 टेक्स्ट हैं, 3 किताबें हैं। मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा, अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, और इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा, जिसकी मैंने कल पूरी पीछे की कहानी आपको समझा दी थी, ठीक है। और ये हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? बेसिकली मौर्यंस डायनेस्टी। फिर हम आगे थे गुप्तास पे। गुप्त ने सबसे पहले क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। ये सोर्सेज हैं, मतलब जो सबसे पहले पुराने टाइम के सोने के सिक्के हैं वो हमको किसके बारे में बता देते हैं? गुप्तों के बारे में बता। इस तरह से हमारे टॉपिक चल रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हम बहुत ज़्यादा वाइड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके बाद आगे आ जाता है आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया? नेक्स्ट देखिएगा, प्रयाग इंस्क्रिप्शंस, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, अगला लिखना आप, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये है क्या, है ना? प्रयाग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इसको, इंस्क्रिप्शंस। देखिए, इंस्क्रिप्शंस जो हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। अभिलेख जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टोन इंस्क्रिप्शंस और एक रॉक इंस्क्रिप्शंस। एक शिलालेखों पे लिखा गया और एक पत्थरों पे लिखा गया, ठीक है। उन्हीं में से एक इंस्क्रिप्शन और होता है जिसको बोलते हैं हम पिलर इंस्क्रिप्शंस, स्तंभ लेख। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं मैं आपको। प्रयाग इंस्क्रिप्शन क्या है? एक इतना बड़ा सारा ये पिलर है, यूं, है ना, ये पिलर है, और इस पिलर पर ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। इसकी इमेज बना दी गई है, मैं इमेज भी आपको जो है कल दिखा दूंगा, ठीक है। ये बनी भी है पीपीटी के अंदर, उन्होंने अपलोड ही नहीं किया अभी तक, ठीक है, बन गया। लेकिन ये इसके बारे में मैं कल और इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको इमेज दिखाऊंगा। तो ये जो इस तरह से ये पिलर होता है, इस पिलर के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। इस पर जो राइटर है ना, और किसने लगवाया, ये इंफॉर्मेशन आता है। प्रयाग आता कहाँ है पहले तो ये बताओ? प्रयाग आता कहाँ है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हो, वही क्या है? प्रयागराज में एक पिलर लगा हुआ है, एक प्रशस्ति लगी हुई है, उसी को बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रशस्ति होती क्या है? प्रशस्ति मतलब जिसमें किसी राजा की उपलब्धियों, यानी उसकी जो शासनिक, उसकी एम्पायरर यानी रूलर की जो अचीवमेंट्स है उसको जो लिखा जाता है, उपलब्धियों को,
उपलब्धियां और उसकी तारीफों के साथ, जिसमें उसके तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। अरे भाई इससे बेटर कुछ नहीं, कोई नहीं था। उपलब्धियों और प्रशंसा की जानकारी मिले, जानकारी मिले, उसको बोलते हैं हम प्रशस्ति। अब प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा राजा था जो यह चाहता था, क्या क्या, फिर से बोलो, ब्रेवी। हाँ आ जाता है इसके अंदर, काउंट कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं इसको, ठीक है। फिर अब बात आती है कि पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा राजा हुआ है जिसने सबसे पहले यह सोचा कि आने वाली पीढ़ियों के को मेरे बारे में पता होना चाहिए, मैं जो शासन कर रहा हूं, जिस तरीके से शासन कर रहा हूं, मेरे बाप दादा कौन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उस व्यक्ति का नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का संबंध कौन सी डायनेस्टी से है? गुप्त डायनेस्टी से, है ना। ये कौन से वंश से रिलेटेड है? गुप्त वंश से। अब पहला ही प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? प्रयाग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड फ्रॉम द विच डायनेस्टी? गुप्त वंश से। क्लियर है? प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया किसने, मतलब उसका निर्माण किसने करा? हु कंस्ट्रक्ट एंड हु एस्टैब्लिश्ड प्रयाग इंस्क्रिप्शन, किसने उसकी स्थापना करा है, ठीक है। लेकिन इसने थोड़ा ना लिखी है, प्रधानमंत्री काम थोड़ा ना करता है, काम कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। तो इसके दरबार में एक व्यक्ति था। अच्छा, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूं ऐसे, या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर तुमको पाना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और जीने के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी तुमको, जो मैंने एक लय के अंदर बोली या जो मैं सेंटेंस और वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं? लय में बोली। आप में से मैक्सिमम लोगों को अपने सिलेबस की 4 लाइनें याद नहीं होंगी, लेकिन मुन्नी बदनाम हुई है कि 6 लाइनें याद होंगी। हाँ देखो, इसको याद है, देखो रजनी जी यूट्यूब, तो आपको मुन्ना वाला याद है, मुन्ना बदनाम हुआ। गाने हमको सबको याद हो जाते हैं। गाने एक तरह से क्या होते हैं, ले में आते हैं। लेकिन ये तो गाने अभी चलने लगे ना, पहले गाने थोड़ा चलते थे। पहले क्या चलती थी? कविताएं, मोहल्ले की नहीं रहे दीवारच, भावनाओं की कविताएं, है ना, भावनाओं की कविताएं चलती थी। तो उस समय एक बहुत बड़ा कवि होता था जो गुप्त काल में था, उसका नाम था हरिसेन, है ना, कवि हरिसेन। ये जो कवि थे ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। कोर्ट स्कॉलर हैं ये दरबारी कवि, है ना, ये दरबारी कवि हैं। तो जब समुद्रगुप्त ने बोला कि हाँ भाई मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसके आप लिख दो, तो कौन है ऐसा लिखने वाला? तो हरिश्चंद्र ने बोला मैं हूं ना, तनख्वाह लूंगा लेकिन सारा काम करूंगा। अरे पैसे देंगे तेरे को यार। तो हरिश्चंद्र जी को हर वो चीज, हर वो सुविधा प्रदान की गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसकी वजह से ये सारी प्रसिद्धियां जो है इस पर लिख दी जाए, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन बनता है वो क्या है जीके का? वो ये है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लगवाई? समुद्रगुप्त ने लगवाई। दूसरा प्रश्न, कहां पर लगी हुई है? प्रयाग, यूपी। कौन सी नदी के किनारे है ये? नियर बाय बैंक ऑफ यमुना, यमुना के किनारे स्थापित, लोकेटेड नियर बाय बैंक ऑफ यमुना इन प्रयाग के किनारे स्थापित है, स्थापित की गई, ठीक है। हु रॉट, लिखी किसने? हाँ, कोर्ट स्कॉलर, दरबारी कवि। किसके हैं ये दरबारी कवि? समुद्रगुप्त के। समुद्र दरबारी कवि, दरबारी कवि हरिसेन, हरिसेन ने लिखी, दरबारी हरिसेन ने लिखी। इसमें क्या वर्णन किया गया है? इसमें गुप्त वंश से लेकर समुद्रगुप्त तक की सारी बातें बताई गई हैं। समुद्रगुप्त के बारे में भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आप में से कौन जानता है समुद्रगुप्त के बारे में ये बातें कि समुद्रगुप्त खुद भी
पहला हमारा ऐसा रूलर था, पहला ऐसा राजा था जो एक गुड शासक होने के साथ साथ क्या था, एक गुड पोएट भी था, कवि भी था। इसकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। ये कविताओं से इतना प्रेम करता था कि इसने अपनी एक इमेज बनवाई हाथ में वीणा लेते हुए। सितार नहीं, ये तो सितार है, वीणा तो ऐसे होती है ना। वीणा लेते हुए इसने फोटो खिंचवाई और उस फोटो से उसने कॉइन्स पब्लिश करवाए। और यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, वीणा वीणा के साथ, वीणा के साथ, वीणा के साथ सिक्कों पर चित्रण किसने करवाया, समुद्रगुप्त ने करवाया। पूछा जाता है हु रिलीज द कॉइन्स विद द इमेज ऑफ म्यूजिक इमेज, है ना, संगीत बजाते हुए सिक्कों का चलन किसने करवाया है, समुद्रगुप्त ने। या वीणा बजाते हुए सिक्के कौन से राजा के हैं, एक ही राजा के हैं, है ना, एक ही राजा के हैं, केवल और केवल समुद्रगुप्त के हैं। और समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, गुप्त डायनेस्टी से। किससे संबंधित है, गुप्त डायनेस्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त डायनेस्टी, ध्यान रखना। अगर इंडियन हिस्ट्री में जब हम इतिहास को 3 जगह देखते हैं, है ना, हिस्ट्री, उसके बाद एशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, है ना, तो एशियंट हिस्ट्री में सबसे अच्छा रूलिंग या प्राचीन इतिहास में सबसे अच्छा शासन करने वाला जो वंश हुआ है वो गुप्त वंश है। गुप्त वंश की हमें 4-5 देने हैं जो याद रखनी है आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको गुप्त डायनेस्टी के बारे में। गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इसका टाइम पीरियड जो है उसको बोला जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन एरा, इंडियन हिस्ट्री। जैसा काम, जैसा शासन इन लोगों ने इंडिया में किया उससे बेहतर आज तक किसी ने नहीं किया, चाहे वो अशोक महान हो, चाहे वो अकबर हो, या फिर वर्तमान के नरेंद्र मोदी हो। कांग्रेस की तो उम्मीद ही मत छोड़ो, कोई लेना देना नहीं उसका तो, ठीक है। गुप्त वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक है, किसी को है पता कौन था, श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त इसका फाउंडर माना जाता है। 325 एडी के अंदर इन्होंने स्थापना करी थी, 325 के आसपास, 325, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक संवत भी चलाया था जिसको बोलते हैं हम गुप्त संवत बोलते हैं। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद इसमें एक जो राजा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। मगध का जो विस्तार करने में इस वंश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। फिर इसमें नाम आता है हमारे सामने समुद्रगुप्त, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया कि वीणा बजाते हुए ये एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जो शासक होने के साथ कवि भी है। रंगीन आदमी नहीं है जैसे मुगलों में हुए हैं, ये शराब नहीं पीता है, लेकिन हाँ आपको पोइट्री इतनी प्यार से बोलता है, बहुत अच्छी पोइट्री करता था, ये राइटिंग तक करता था, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है इसके अंदर जिसका नाम आता है कुमार गुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना आपने, बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी इसके टाइम पर स्टैब्लिश हुई थी। पूछा जाता है ड्यूरिंग एस्टैब्लिशमेंट नालंदा यूनिवर्सिटी हु वाज द रूलर ऑफ द इंडिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, कुमार गुप्त था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुमार गुप्त, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इसने, ठीक है। इसके बाद एक और आता है व्यक्ति जिसका नाम आता है भानुगुप्त, भानुगुप्त, एक और व्यक्ति आता है भानुगुप्त, ठीक है। भानुगुप्त के टाइम का एक चीज क्या है, इसने भी एक इंस्क्रिप्शन लगवाया। उस इंस्क्रिप्शन का नाम था एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख। एक हाथी है, उसके हाथी के ऊपर एक रॉक चट्टान लगी हुई है, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इमेज समझाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको इमेज बताएंगे, उन्होंने साहब ने कर दिया है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। अभी ऑनलाइन ले लूंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें नेट चल रहा है क्या, तो दिखा दूंगा मैं आपको। देखते हैं, हाँ चल रहा है। देखो क्या क्या नाम लिया मैंने अभी तक आपके सामने, प्रयाग इंस्क्रिप्शन है ना, प्रयाग
प्रयाग प्रशस्ति, ये देखिए, इसमें देखिए आप, ये देख सकते हो आप, ये लेटेस्ट है, ये नजदीक से, और ये पूरी इमेज है इसकी। ये देखिए कहाँ गई, ओपन क्या करते हैं, ओपन क्या होता है, यहां देख लो आप, ये प्रयाग इंस्क्रिप्शन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे, ठीक है, तो यहां पर क्या है लिखा हुआ है, छोटे 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 बारीक अक्षरों में लिखा हुआ, और ये जो गैप आया है, इस गैप का मतलब है कि यहाँ पे हमने राजा को चेंज कर दिया। मतलब ये उस समय भी पिताजी और राजकुमार के बीच में लिखने के लिए जगह छोड़ी जाती थी। आज हम लोग पिताजी के सामने बोल जाते हैं क्या पापा तुम भी, ऐसे वैसे, लेकिन एक टाइम पीरियड है, और अभी भी कुछ ऐसी डायनेस्टीज हमारे आसपास सोसाइटी में है, अगर पिताजी बैठे हैं ना तो हमारी बैठने की हिम्मत नहीं होती, मेरी तो नहीं होती है, मैं पिताजी के बराबर नहीं बैठ पाता हूँ। छोटे थे तब तो बैठे, लेकिन जब समझने लग गए नहीं बैठ पाते हैं। दो लोगों के साथ के बराबर हमको कभी नहीं बैठने देना चाहिए। पता है दो लोग कौन है, एक तो बाप और एक ससुर, इनके पास में और इनके बिल्कुल सम्मान में नहीं बैठना चाहिए। ये बहुत अच्छा संस्कार माना जाता है। लड़की वाले जब कभी तुमको देखने आए ना, मेरे को आए 2-3, तो मेरे को बताया मेरी दीदी ने कि ऐसा करना मत। मैंने फिर बाद में पूछा भाई क्यों, कैसे इज्जत बन जाती है, लड़का अच्छा था। उसके बाद पहली बार आया तो 2 बार तो बैठ गया था, हाँ भाई बोलो क्या करते हो, मैं कहा ये करता हूँ ऐसे। फिर मेरे को बोला कि भाई तू बैठा मत कर, और ठीक है। और साला जब से मैंने बैठना खड़ा रहना, जी बताइए, नहीं ठीक हूँ, वापस ही नहीं आते हैं। अरे ये इससे तो अच्छा बैठ के बात कर लूँ मैं, या यार तुम फाइनल कर लो अभी, ये देनी नहीं देनी तुमको। तो बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़, लेकिन अच्छा संस्कार माना जाता है। जो इस चीज़ को वेटेज देते हैं ना, वो बिल्कुल समझ जाएंगे आपको देखते ही, हाँ भैया लड़का गुड है, और फिर वो जोड़ देते हैं, अरे बैठो बैठो अपने तो चलता है। जैसे आज की सासू है, ससुर, बहू आए यहाँ यहाँ, हाँ जी पापा जी सब्जी लेते आना, घूंघट यहाँ तक ही है, इसका मतलब क्या पूरे कर ले। तो क्या आपने तो चलता है बेटी, चलो फिर लाओ पापा चलते गार्डन वॉक करने हैं, फिर शाम को ये चीजें हो जाती हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ये था आपके प्रयाग इंस्क्रिप्शंस। दूसरा नाम किसका लिया मैंने, और लिया था ना एक ना, प्रयाग इंस्क्रिप्शन के अलावा और भी तो नाम लिया मैंने अभी, समुद्रगुप्त का, है ना। देखो समुद्रगुप्त का आपको दिखाता हूँ, उसकी कॉइन्स बताता हूँ आपको समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त, देखो ये रही, ये समुद्रगुप्त है। एक्चुअल में इसकी जो इमेजेस हैं इस तरह की हमको मिलेंगी, ये उसकी कॉइन्स थी। ये देखो ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है आपको वीणा बजाते हुए, यही पब्लिश किया गया है इस पर, ये रहा। इस तरह के जो सिक्के हैं, जो चलाने वाला पहला पर्सन था वो कौन था, और ये कॉइन किसके हैं पता है आपको, गोल्ड के हैं। इसमें चांदी नहीं है, गोल्ड है, गोल्ड। ये तो गोल्ड हम अब इंपॉर्टेंस देने लग गए, पुराने टाइम में गोल्ड को वेटेज नहीं देते थे, केवल गोल्ड काम में लिया जाता था कॉइन लेन देन में। अभी तो गोल्ड का क्या होता है, गहने वगैरह। ये पहले जो आपके और क्या बोलते हैं उसको, नेकलेस वगैरह, ये ज्वेलरी, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं उसको, वो बनते थे। तो वो गोल्ड के साथ साथ और भी मेटल, ब्रॉन्ज की सबसे ज्यादा मानी जाती थी। किसी टाइम में चांदी बहुत महंगी थी, फिर गोल्ड को पॉपुलर बनाया गया, गोल्ड पॉपुलर कभी था ही नहीं, ठीक है। ये सारी समुद्रगुप्त की इमेजेस हैं। एक और नाम लिया था मैंने आपको किसके बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा की तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है। हमारे जो योगी राज जी हैं, अभी जो सीएम चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने इसको वापस से बनाने की कोशिश की जा रही है, और मे बी चांस कि इस 2027-28 में इसको ओपन कर लिया जाए। ये गुरुकुल बनेगा पूरा, ठीक है, ये है पूरा। और यकीन मानिए इतना शानदार है, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रेजेंट में, जैसे आपको मैं अभी देख रहा हूँ ऐसे। आपने नहीं देखी हैं चीजें, देखो यार, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। एक और मैंने नाम लिया था किसका, एरन इंस्क्रिप्शंस का, ठीक है। अभी बता देता हूँ, आएगा आगे, यही बता देता हूँ आपको।
एरन इंस्क्रिप्शंस, ये देखिए, इट इज एरन इंस्क्रिप्शंस। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने एलिफेंट लगवाए तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी सफेद, लेकिन ये एलिफेंट पत्थर के उससे पहले हमारे यहाँ के राजाओं ने भी लगवाए हैं। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये इसको बोला जाता है, एक ये भी एरन इंस्क्रिप्शन में आता है और ये भी। एक्चुअल में तो ये है, वास्तव में तो इसके पड़ोस में ये है, इसके पीछे दिख रहा है आपको वो मंदिर, है ना, एक्चुअल है ये है एरन इंस्क्रिप्शन, ये वाला है, ठीक है, इसके पीछे की तरफ है, और ये बारीकी से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे पास वापस हमारे नोट्स पे। नेक्स्ट लिखिएगा प्रयाग इंस्क्रिप्शन के बाद में महरौली इंस्क्रिप्शंस। महरौली इंस्क्रिप्शंस 10वें नंबर पर है। महरौली इंस्क्रिप्शंस, आपको पता है किसी को महरौली कहां पर आता है? एनीबडी नो? बहुत बड़ा टाउन है ये, कहां पे? रिंगस के पास में, लेकिन रिंगा राजस्थान में नहीं आता ये दिल्ली में ही है, बहुत बड़ा टाउन है ये महरौली भाई, ठीक है, ये महरौली आता है दिल्ली में, ठीक है। और इसका लेना देना है किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से। चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी देता है, की जानकारी देता है। चंद्रगुप्त सेकंड को पता है क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे? क्या कारण है चंद्रगुप्त सेकंड को लेने के लिए? एक फॉरेन ट्रैवलर था हमारे यहाँ पे जिसका नाम है फाइयान। क्या नाम है उसका? फाइयान। उसकी किताब का नाम है फोक्यू की, है ना। वो आया था इंडिया में, 15 साल रहा यहाँ पे, बौद्ध धर्म को सीखा उसने, उसके बाद वो चला गया चाइना, और नेपाल में उसको जाते जाते जो ज्ञान उसने इंडिया से लिया वो ज्ञान उसने नेपाल में बांट दिया और अपनी पॉपुलैरिटी ले ली, जबकि वो नॉलेज नेपाल की थोड़ी ना थी, वो किसकी थी? इंडिया की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोक्यू की, इसी से ही है, गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है, ये भी बताऊंगा अब आज को मैं आपको। फोक्यू की, आप जब लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे इसको, फोक्की, फोक, ऐसा एच साइलेंट आएगा इसमें, क्यों, और फोक्यू की, ये आपकी किताब का नाम आएगा इंग्लिश में। ये लिखने वाला कौन है? फाइयान। राइटर कौन है? फाइयान। और फाइयान है कौन? चाइनीज ट्रैवलर, चीनी यात्री है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? फाइयान, फाइयान इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहला ऐसा विदेशी यात्री था इंडिया आने वाला जिसने भारतीय इतिहास को पढ़ने में, लिखने में इंटरेस्ट जगाया। इससे पहले आए थे हमारे सामने मेगास्थनीज, टॉलमी, और भी लोग आए थे, लेकिन इन सब लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया हमारे यहाँ की घटनाओं ने। उन्होंने क्या किया? अपनी डायरी मेंटेन करी। लेकिन इस पर्सन ने, फाइयान ने, पहली बार भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म है उसको अच्छे से जानने की कोशिश करी, और एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? फोक्यू। इसका मीनिंग बता देता हूँ, ये चाइनीज लैंग्वेज में है। इसका मीनिंग होता है स्टोरी ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा का वर्णन। इसका नाम ही है यात्रा का वर्णन बस। अब उसने जहां जहां घूमा वो सारा इसमें लिखा, लेकिन उसने मैक्सिमम जो चीजें लिखी हैं वो लिखी है गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड। उसने ये बोला कि गुप्त वंश भारत में राज कर रहा है और यहाँ पर इतना अच्छा शासन है कि किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। आज जैसे आप देखते हो कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, खाने को लोगों के पास अनाज नहीं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, जबकि उस समय भी बहुत बड़ी प्रजा थी उस समय के हिसाब से, और उस समय भी संभालने वाले लोग उतने ही थे जितने आज हमको हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि सबको प्रायोरिटी से हर चीज दी जाती थी, ठीक है। फोक्यू की ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए सारी एक साथ ही दिखाऊंगा फिर, है ना। नेक्स्ट लिखना, विल्सेड अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। इसको लिखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्सेड, विल्सेड
विल्सेड इंस्क्रिप्शंस, विल्सेड इंस्क्रिप्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक छोटी सी वंशावली समझाई थी, है ना, ये वाली, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त सेकंड, इस तरह से आते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारे सामने यहाँ पर लास्ट रूलर आता है जिसका नाम आता है बृहदत्त। लास्ट रूलर कौन होता है गुप्त डायनेस्टी का? बृहदत्त रूलर। इन सब में नाम है, इन सब के जो नाम है वो एक नाम मतलब क्या हो गया, वो क्रोनोलॉजी हो गई, वंशावली। क्या बोलते हैं उसको? वंशावली। आप में से किसी ने जमीनी विवाद लड़ा है? घर में किसी के जमीनी विवाद हुआ है? जमीन को लेके कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? परिवार वालों के बीच में, आप भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में नहीं? कभी सुना ऐसे कि हमारे काका बाबा में जमीन को लेकर कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो रहा है? तो उसमें एक शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, आप इसका मीनिंग जानते हो? सजरा। सजरा मतलब इसमें यह होता है कि जैसे सबसे पहले आएंगे आपके, आप आ जाएंगे, पुत्र और पुत्री हो जाएंगे जो आप होंगे, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएंगे? इसके बाद आ जाएंगे आपके पिताजी और चाचा, ताऊ जी, जो भी होंगे। इसके ऊपर कौन आएंगे? दादा, दादा और दादा। और यही स्टोरी वापस चलती चलेगी ऐसे। मैं तो एक ही दादा ले सकता हूं, ठीक है। और उसके ऊपर कौन आएगा? परदादा और परदादा, है ना। और फिर उसके ऊपर कौन आएगा? सरदादा। सरदादा सबसे बड़ा होता है भाई। परदादा का से ऊपर परदादा का पिताजी सरदादा, जानते हो? परदादा तक अटक जाते हो? आप में से है किसी को अपने परदादा का नाम याद? दादी का याद? एक को याद है, अभिजीत को। होना चाहिए, फेरों के टाइम पे पूछे जाएंगे। तो इन छोरियों का तो कोई मतलब नहीं है। तू तो चुपचाप बेटी रटाई, ये तो देखती रहती है कब छट्टा हुए और जाऊं मैं। तो तुम लोगों को पूछा जाता है, अरे भाई तेरे दादा का नाम बता, दादी का नाम बता। और पंडित भी ऐसा टाइम देख के पूछता, वो ऐसे एक साथ नहीं पूछेगा। तीसरे फेरे में तेरे को हंसाएगा, मस्ती मजाक करेगा, उसके बाद धीरे से पर्सन छोड़ देगा ताकि बेइज्जती हो जाए लुगायों के सामने। फिर वहाँ इनकी मासियाँ चाचियाँ जो बैठी रहती है, ए पावना ना आयो ही को नहीं, ऐसे दांत निकालती हैं, वो मजे लेती हैं। वो उनको पूछो तुमको आता है कि तुम्हारे पास परदादा है सासू का नाम आता है क्या उनको? मैं तो तैयारी करके बैठा हूँ, मेरे को जिस दिन पूछेगा उल्टा जवाब दूंगा मैं। और फिर बाद में बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पता तो है अपन को। लेकिन अगर किसी मासी ने चाची ने मेरे लिए कुछ गीत गाया वहाँ पे फेरों के टाइम पे, तो रजनी जी छोड़ूंगा नहीं मैं, लिहाज व्याज छोड़ के वहीं खड़ा हो जाऊंगा। उसको पूछूंगा चलना है क्या, चलना है या रुकना है तेरे को? यहाँ पे फाइनल कर लिया अभी चौथे पांचवे में ही। अरे तुम मत करना ना ऐसे, मैं तो कुछ प्लानिंग के साथ करके बैठा हूँ, पता चले तुम गुरूर में आ जाओ, मार्ट साफ करे आपा ही कह रहा। भाई होने देना पहले प्यार से, गेट पे आने के बाद चाल, तो विदाई नहीं हो जाता तब तक शरीफ जी, ओके यस। उसके बाद अपना रुद्र रूप धारण करो, जो तलवार बंदी हुई रहे वो उसको निकाल लो। ससुर जी भेज रहे हो या निकालूं? उससे पहले नहीं, उससे पहले, क्योंकि ये नेक वेक मिलेगी 500 1000 1100, इंपॉर्टेंट है घड़ी वड़ी पल्लू पकड़ने में। तो ये सजरा होता है, इसी को आज की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं वंशावली, ठीक है, वंशावली। तो पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले किसी ने अपनी वंशावली बताई है, और जिस वंश की बताई है वो शासक है हमारे सामने, ये जिसका नाम है कुमार, कुमार गुप्त, ठीक है। ये है क्या? ये है गुप्त वंशावली, गुप्तास कॉर्नोलॉजी, है ना, गुप्तास कॉर्नोलॉजी, गुप्त वंशावली है। बनाने वाला ये किसके टाइम पीरियड की है? ड्यूरिंग कुमार गुप्तास या कंटेम्प्रेरी कुमार गुप्तास रूलिंग पीरियड, कुमार गुप्त कालीन, कुमार गुप्त कालीन है ये, ठीक है। फिर बात की जाती है कि इसमें कितने शासक हैं, तो इसमें कुल 13 शासकों के नाम मिल रहे हैं। कितने गुप्तों के? 13। लेकिन गुप्तों में 13 नहीं हुए, 14 हुए हैं। गुप्तों में शासक कितने हुए? 14 हुए हैं, लेकिन इसमें 13 नाम मिलते हैं। फिर एक कौन सा है जिसका नाम नहीं लिखा इन लोगों ने? अब एक चीज बताओ, हमारे घर में
हमारे 5-6 भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक भाई का या बहन का नाम हम नहीं लेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि हमको पसंद नहीं है, और पसंद नहीं होने का कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ उसने ऐसा काम किया होगा जो उसको नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है ना। जैसे अगर कोई फैमिलीज में कोई बेटा अपनी पत्नी के कहने पे या नहीं कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं और बस जाता है, तो क्या लोग उसको निमंत्रण देते हैं? क्या फिर उसको याद ही नहीं करते हैं, उसको नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एक व्यक्ति था जिसने अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था रामगुप्त। व्यक्ति का नाम क्या है? रामगुप्त। एक पर्सन हुआ इसमें रामगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद चंद्रगुप्त के 2 बेटे थे। एक बेटे का हाँ चंद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, वो नाम था, ठीक है। तो रामगुप्त के टाइम पर एक अटैक हुआ था हूण शासक ने, और वो शासक जब इस पे अटैक करने आता है तो कहता है कि मैं तुम पे अटैक करने वाला हूं, मुझे पूरा शासन चाहिए। तो रामगुप्त ने बोला कि मैं पूरा स्टेट तुमको नहीं दे सकता हूं, तुमको कुछ और चाहिए तो वो मुझे दे दो। तो इससे पूछा कि मुझे तेरे को जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है ना वो मुझे दे दे, ठीक है। तो उसका कि मेरे को तो सबसे ज्यादा प्यारी क्या है? ध्रुव ध्रुव देवी। ध्रुव देवी कौन है? इसकी पत्नी है। तो वो जो हूण शासक था वो किसको उठा के लेके चला गया? इसको उठा के लेके चला गया। और उसके बाद जब इसके भाई आया और पूछा भाभी रोटी दे रोटी दे, ऐसा तो नहीं बोला होगा, मैं बता रहा हूं आपको। उस बेटे का नाम था उसके भाई का नाम था चंद्रगुप्त नाम था। तो इसने बोला कि वो लोग आए हैं और वो लोग उसको उठा के ले गए, अब मैं क्या करूं? तो आगे तुमने गलत किया। ये अपनी सेना को लेके जाता है और वापस किसको लेकर आ जाता है? ध्रुव देवी को लेके आ जाता है, ठीक है। ध्रुव देवी आने से मना कर देती है। वो कहती है कि जिस घर में मेरे मां मेरी मर्यादा की रक्षा मेरे पति नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ये बाहुबली घुस जाता है इसके अंदर। वो बोलता है आज से लेकर मृत्यु तक मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा मैं करूंगा। तो ध्रुव स्वामी भी कहती है अब से मेरे को तन मन धन से मैंने तुमको अपना स्वामी मान लिया। ये जाते हैं, उसके बाद इसकी क्या कर जाती है? हत्या हो जाती है, और इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और उस विवाह के नाम से ही एक बुक लिखी जाती है। उस किताब का नाम आता है देवी चंद्रगुप्तम। किताब का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें ये सारी की सारी चीज बताई जाती है। और इसी विलसेड अभिलेख में जिसका नाम नहीं मिलता उसका नाम है रामगुप्त, है ना। The ruler Ramgupta's name didn't find in this inscription. इसमें गुप्त शासक राम गुप्त का नाम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये सारे एसएससी के क्वेश्चन है, सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें किसका नाम नहीं मिलता आपके सामने? हाँ। फिर इसके बाद गुप्त डायनेस्टी में एक और इंस्क्रिप्शन लिखता है जिसका नाम होता है स्कंद गुप्त। उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, जूनागढ़ कहां पर आता है भाई? गुजरात में आता है। बहुत बढ़िया। जूनागढ़ फोर्ट लक्षद्वीप वहां से बहुत पास पड़ता है। किसी ने सुना हो तो लक्षद्वीप का नाम, आप जा सकते हो, आसान है। गुजरात के इस वाले जूनागढ़ फोर्ट से बहुत अच्छा किला है, समुद्र के बिल्कुल नज़दीक है, बहुत अच्छा ओशन दिखाई देता है यहाँ से। जूनागढ़ अभिलेख ये किसने लिखवाया था? इसको लिखवाने वाला जो पर्सन है उसका नाम है स्कंद गुप्त, ठीक है ना। इट्स वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ रूलर स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त कालीन, स्कंद गुप्त कालीन, ठीक है। और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन ये देता है कि जब तो गुप्त वंश राज करता था तो उन्होंने यहां पर अपना एक कैलेंडर चलाया था जिसको बोलते हैं गुप्त संवत 319 एडी। गुप्त संवत कब चलाया गया था? 319 एडी। हमारा राजकीय संवत कौन सा है? विक्रमी संवत। कौन सा संवत है? विक्रमी संवत, ठीक है। एक संवत और है जिसका नाम है गुप्त संवत, ठीक है।
गुप्त संवत, और गुप्त संवत चलाया था श्रीगुप्त ने, ठीक है, 319 में। गुप्त संवत 319 एडी, एडी का मतलब ईसवी की जानकारी देता है, जानकारी देता है। इट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ताज कैलेंडर। और गुप्ताज कैलेंडर का टाइम पीरियड कितना है? ये छोटे छोटे से प्रश्न है यहाँ पे है, ठीक है, विशाल समझ रहे हैं, है ना, मामूली मामूली से प्रश्न है कि गुप्त संवत कब शुरू हुआ था, किसने चालू किया था? श्रीगुप्त ने, ठीक है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रही है? कैसे पता चल रहा है कि गुप्त संवत है? तो ये बोलता है यहां पर कि आज से 319 साल पहले हमारा वंश जो है यहां पर अपना राज शुरू करता है। उसको कैलकुलेट किया जाता है टाइम पीरियड को, तब पता चलता है कि आज की डेट से इतने टाइम पहले ये लिखा गया था, ठीक है। और लगवाने वाला कौन है आपके सामने? हाँ, अभी सारे इंस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूं, एक और लिखना, एरन इंस्क्रिप्शंस, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दिखा दिया ना मैंने एरन आपको, है ना। आपने स्त्री फिल्म तो देखी होगी ना, स्त्री फिल्म, स्त्री, उसकी थीम क्या है और वो थीम आई कहां से है? आज तक आपको नहीं पता होगी उसकी थीम क्या है। और कोई? ये तो वो थीम है जो आपने समझी, मैं जानना चाह रहा हूं और कोई है जो मुझे ये, स्त्री देखी तो है ना आपने? अरे पिक्चर की बात कर रहा हूँ, लुगायों की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ देखी तो आज ही देखी, सब आया तुम रास्ता में जा रही 3-4, अरे वो स्त्री नहीं, पिक्चर की बात देखी, तू देखी? अच्छा वो गाना सुना मैंने, काटी सारी रात खेतों में है। हाँ भाई खुशहाल, क्या है थीम, क्या आपके हिसाब से? समझ नहीं आई क्या? समझ आई थी पिक्चर? तो फिर समझ आई तो बता फिर, क्या कैसे आपके अकॉर्डिंग तो बताओ ना, क्या थी? दीपू क्या ऊपर हो गई? पहली या दूसरी? बढ़िया, तो स्त्री को भी मत देखियो। हाँ भाई धीरज, तू तो बता यार, तू तो फेंक। हाँ भाई रजनी जी, द चीफ, स्त्री फिल्म, स्त्रियों के मामले में राय, वो एक अकेला बंदा है जिसने बोला, मतलब आप समझो तो चाहिए आज किसी, जो अपना फीडबैक देना सीखो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो छोड़ो, अपनी बात कहना सीखो। बिकॉज आर्टिकल 19(1) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये अधिकार दे रखा है कि बको, जब भी मौका मिले बोलो। अब ये मौका मिलता है, अरे तो तुम लोगों को तो निरस कर देना चाहिए, इस देश के नहीं हो तुम लोग। हाँ भाई सरिता, तुम्हारे हिसाब से क्या है इस तरीके की फिल्म की थीम? लक्ष्मी, तुझे तो पता होना चाहिए। अभिजीत आपके हिसाब से? उसने एक ने बोला है, मैं बता दूं उसने क्या बोला, उसने बोला कि लड़कियों को या औरतों को जो पहले पर्दे में रखते थे उसके अकॉर्डिंग वो थीम है। हाँ हाँ ये आपके हिसाब से स्टोरी की थीम है। देखिए स्त्री फिल्म की जो थीम आती है ना, वो यहाँ से आती है। आप देखिए, अब आपको आज राज की बात बताते हैं, यहाँ से एरन इंस्क्रिप्शंस, एरन इंस्क्रिप्शंस यहाँ से निकल के आती है स्त्री की स्टोरी, उसकी थीम, वही तो समझा रहा हूं। देखो समझो, हमारे यहाँ पे सबसे पहले सिविलाइजेशन कौन सी थी? आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता में। आज अगर आपकी मार्कशीट आती है, या कोई भी डॉक्यूमेंट परिचय पत्र निकलता है, तो उसमें आपके नाम के बाद किसका नाम चलता है? आपके नाम के बाद किसका नाम आता है? फादर का ही तो आता है, डेफिनेटली एग्री करते हो। लक्ष्मी सन ऑफ, धीरज सन ऑफ, अभिजीत सन ऑफ, यही तो चलता है। लेकिन जो सन ऑफ है वो भी तो किसी का सन था या है। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में पिताजी के नाम को नहीं जाना जाता था, किसको जाना जाता था?
मदर डोमिनेटेड सिविलाइजेशंस, मात्र सत्तात्मक। आईवीसी कैसी थी? मात्र सत्तात्मक था। बाहुबली आपने सबने देखी है ना, उस बाहुबली में जो उसकी मदर थी, उसके हस्बैंड उसको बोलता है जब गुफा के पत्थर हटाने के लिए, तो वो यूं आंखें निकालती है। वो बाहुबली क्या, शिवा को कहता है, शिवा कहता है कि पिताजी समझाओ ना माँ को, इतने सारे घड़े कहाँ से लेके आएंगी 100 घड़े। तो वो कहता है अरे सुनती हो क्या, तो वो वापस चला जाता है। वो तो कितना खौफ होता है महिलाओं का उस समय। वो खौफ नहीं है, वो रेस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी वजह से ही उनका परिवार है। ठीक है, ये मात्र सत्तात्मक थी। इसके बाद आई हमारे सामने कौन? वैदिक सिविलाइजेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था प्री एंड पोस्ट वैदिक एरा, जिसमें 4 वेदों में से 3 वेद को दिया था हमने प्री में, और चौथे में दिया था अर्थवेदा को। ठीक है, इसमें भी हमारी जो सिविलाइजेशन थी कैसी थी? मदर डोमिनेटेड थी, मात्र सत्तात्मक थी। इसके बाद आया पोस्ट वैदिक एरा, उत्तर वैदिक सभ्यता। इसके अंदर कर्मकांड शुरू हो गए। ठीक है, और यहां पे ये जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता था, ये किस में कन्वर्ट हो गई? प्रतसत्तात्मक सभ्यता में शुरू हो गई। और तब से लेकर यही चला आ रहा है। और स्त्री फिल्म यही चीज हमको दिखाना चाहती है कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी किसकी वजह से है? स्त्री की वजह से है। तो आपको जिस चीज का, अच्छा एक चीज बताओ, आपके करियर को बनाने में या आपको एग्जाम पास कराने में जिस चीज का योगदान होगा, आप उसको साथ संजोड़ के रखते हो या नहीं रखते हो? आपकी जितनी भी किताबें हैं, कॉपियां हैं, उनको आप बहुत अच्छे से संभाल के रखते हो, कवर भी चढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके करियर का होने का प्रमाण है, आधार है। तो फिर हमारे जीवन का जो आधार है, हम उसको सजो के क्यों नहीं रखते हैं? वो थीम है स्त्री की। वो जो आप बंदिशें वाले बोल रहे हो ना, उसको दूसरे तरीके से समझाया गया कि जो तुम बंदिशें लगा रहे हो, अरे तुम बंदिशों को मतलब तुम बुच्छड़े हो जाओ, कुछ नहीं करूंगी मैं अब आजाद हूं। भाई डंडा वंडा लेके मत घूम जाना, तुम 2 ही हो यहाँ पे। हाँ, छोटे छोटे बालक है ये, देखो है ना, भोले हैं। चलो, तो अब ये, और उसमें होता क्या था ये देखिए। एरन अभिलेख क्या बताता है वो समझाता हूं। एरन अभिलेख में ये बोला गया है कि हमारे टाइम पर सती प्रथा होना शुरू हो गई थी। क्या हो गई थी? सती प्रथा होना शुरू हो गई। लेकिन यहां पे जो सती प्रथा चलती थी वो कैसी चलती थी? स्वतः चलती थी, इसमें किसी समाज का बाध्यता नहीं थी। लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे कैसे आ गई? जबरदस्ती में आ गई। बाद में अगर किसी की डेथ होती तो सास ससुर क्या कहते हैं? जाए तू ही मर, तू ही जल, वो होता था। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। इसमें 2 प्रमाण हमको मिलते हैं कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो वो सती प्रथा का इस्तेमाल नहीं करेगी, वो सती नहीं होगी। और दूसरी, अब उसकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो अपनी पति की चिता पे बैठ के जले या ना जले। तो सती प्रथा का पहला जो प्रमाण है वो हमको यहां देखने को मिलता है। सती प्रथा समझते हो तो ना आप लोग, क्या होती है सती प्रथा? हाँ, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती ट्रेडिशंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती रूल या ट्रेडिशंस। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है हमको ये मिलता है। देने वाला कौन है, किसके टाइम का है? जैसे हमने हरिशण प्रयाग प्रशस्ति देखी थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके टाइम की है? समुद्रगुप्त के टाइम की। बहुत बढ़िया, आसाम से पकड़ लिया आपने। इसके बाद हमने देखा था महरौली। महरौली किसके टाइम पीरियड का है? चंद्रगुप्त सेकंड का है, बताया था आपको। फिर इसके बाद देखा था हमने विलसेड अभिलेख, वो किसके टाइम का है? कुमार गुप्त का। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद देखा था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वो किसके टाइम का? स्कंद गुप्त का। इसी तरह से अब ये आया, ये किसके टाइम पीरियड का है? तो ये है भानुगुप्त कालीन, भानुगुप्त कालीन। भानुगुप्त रूलर का है ये, उसने इसको स्टैब्लिश करवाया था। इस व्यक्ति ने बताया कि हम जो गुप्त वंश है, हमारे यहाँ पे भी सती प्रथा चलती है। और ये जितने मैंने मिनट्स लिखे हैं आपके सामने, ये सारे प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, लैंग्वेज बदल के आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अब आपके सामने जो जो चीजें रह गई थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्या क्या रही थी भैया, बताओ जरा मेरे को। कहां तक आ गए थे हम लोग? क्या क्या लिखा दिया था आपको? विलसेड लिखा दिया क्या? विलसेड, विलसेड अभी इंस्क्रिप्शन ने लिखाया। विलसेड
वेल सेड इंस्क्रिप्शन, inscriptions. Well said inscription. ये रहा well said inscriptions of Guptas, of Guptas, like this. ये देखिए well said inscriptions. ये लिखी हुई संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है, ब्राह्मी के अंदर है। अब हमको तो संस्कृत आती ही नहीं, अंग्रेजी आती है। सुबह उठते गुड मॉर्निंग बाबू, छोटे बच्चे को बोलते लक्ष्मी। समझ रही है तू? कुछ और नहीं समझने का, ठीक है? तो ये वाला सारा का सारा संस्कृत में लिखा हुआ है। अब ये संस्कृत ब्राह्मी लिपि के अंदर है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? अगला क्या था? जूनागढ़, ठीक है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, जूनागढ़, ये देखिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। रॉक है, ये चट्टान पे लिखी गई है ये सारी चीजें, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इस पे लिखा हुआ है बाकायदा, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, इस पत्थर पे लिखा गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस पे ऊपर। एक रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत बड़ा पत्थर है जिसपे टाँचते हुए चीजों को लिखा गया है। और कौन सा? आयरन बताई दिया मैंने आपको। एक बचा आपके महरौली, ये रहा महरौली इंस्क्रिप्शंस, दिख रहा है आपको? पिलर इंस्क्रिप्शन है ये महरौली इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है? और क्या रह गया था? कोक्यू की बताऊं आपको? फाइयान बताऊं? ये तो दूसरा फाइयान निकल जाएगा। चलो इस फाइयान वाली चीज को तो मैं आपको कल जो हमारे पास सेट है उसके साथ से आपको बताएंगे, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें आपके साथ मैं प्रेजेंट करके लेके आऊंगा। अभी आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो तो और भी इंटरेक्टिव है, बहुत शानदार है, क्योंकि उसमें तो और आपको बेहतरीन चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी तक समझ में आ रहा है सारा सब कुछ? और इसको दिमाग में बैठाना वैसा, क्योंकि मैंने ये पूरी क्लास इस तरह से नहीं ये ली है जैसे लिख दिया हो, इसे बहुत मेहनत करके समझाया है मैंने आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू।